कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाई जाती है जहां जर्मन सैनिक गाड़ियों में कैदियों को लेकर आते हैं। यह कैदी पहले भी कई बार जेल से भाग चुके होते हैं, इसीलिए अब इनको इस खतरनाक जेल में लाया जाता है। फिर हमें कैप्टन चार्ली को दिखाया जाता है जो उन्हीं कैदियों में से एक होता है। जेल का कमांडर वॉन लूगर उससे मिलने आता है। वह बताता है कि यह कैदी किसी भी जेल को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और इनमें से एक आदमी तो 17 बार भागने की कोशिश करता है चुका है। कमांडर को लगता है कि इन सब का लीडर चार्ली ही है, इसलिए वह उससे एक डील करना चाहता है। वह कहता है कि अगर तुम भरोसा दिलाओ कि अब यहाँ से कोई नहीं भागेगा तो हम तुम्हें कुछ सुविधाएं देंगे। लेकिन चार्ली साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जैसे आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो वैसे ही हम भी सैनिक हैं और दुश्मन की जेल में चुपचाप बैठना हमारे लिए सही नहीं है। तब कमांडर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह कोई आम जेल नहीं है। यहाँ लाइब्रेरी, खेलकूद और गार्डनिंग जैसी सुविधाएं भी हैं जिनके लिए टूल्स दिए जाते हैं। वह कहता है कि जब यहाँ सब कुछ मिल रहा है तो आखिर कोई कैदी भागने की कोशिश क्यों करेगा। ऐसा कहने के बाद वॉन लूगर चार्ली को सिगरेट ऑफर करता है। अगले सीन में हम हिल्स को देखते हैं। वह चारों तरफ ध्यान से देख रहा होता है और नोटिस करता है कि ऊपर खड़े गार्ड सभी कैदियों पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई भी कैदी सुरक्षा वाली तार के पास न जाए या उसे छूने की कोशिश ना करे। यह समझने के लिए हिल पास के एक छोटे से हट के पीछे छिप जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। उसी जगह पर हमें डेनी और बिल भी दिखाई देते हैं। वे देखते हैं कि कुछ कैदी बहुत फटे पुराने कपड़ों में हैं। तब डेनी बताता है कि यह रूसी कैदी हैं जिन्हें पेड़ काटने के काम के लिए बाहर ले जाया जाता है। यह सुनकर डेनी के दिमाग में भागने का प्लान आता है। वह जल्दी से अपनी सैनिक वाली जैकेट उतारता है। बिल उसे सिगरेट लेता है और उसके कान में कुछ प्लान बताता है। इसके बाद बिल दूसरे कैदियों के पास जाता है और उनसे झगड़े का नाटक करने को कहता है ताकि वहां भीड़ इकट्ठी हो जाए। सभी कैदी मान जाते हैं और एक जैकेट को लेकर लड़ने का ड्रामा शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां काफी भीड़ जमा हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर डेनी एक रूसी कैदी से सिगरेट के बदले उसके कपड़े मांगता है। वहीं दूसरा कैदी उससे कुल्हाड़ी के बदले सिगरेट मांगता है। दरअसल डेनी उन्हीं रूसी कैदियों के साथ मिलकर जेल से बाहर निकलना चाहता था। दूसरी तरफ कुछ कैदी घास के ढेर में छिप जाते हैं ताकि बाहर ले जाइए जाने वाली गाड़ी के साथ निकल सकें। इधर जब सब शांत हो जाता है तो हिल्स का साथी उसके पास आता है और बताता है कि जहां से गार्ड्स निगरानी कर रहे हैं वहां एक ऐसा कोना है जिसे वे नहीं देख पाते, यानी एक ब्लाइंड स्पॉट। यह सुनकर हिल्स अपनी गेंद उसी जगह फेंक देता है ताकि वह उस जगह को टेस्ट कर सके। उधर रूसी कैदियों को बाहर ले जाया जा रहा होता है। इसी दौरान जेम्स नाम का एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गंदे कपड़े पहनकर उनके बीच छिप जाता है। जेम्स और डेनी आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं जबकि डेनी को थोड़ी बहुत रूसी भाषा भी आती थी। कुछ कैदी चलती हुई घास की गाड़ी में कूदकर छिप जाते हैं, यानी हर कोई अपने अपने तरीके से पहले ही दिन भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक जर्मन अधिकारी सभी को रोक देता है। वह जेम्स को पहचान लेता है और उसे भीड़ से बाहर निकाल देता है। दरअसल उसे शक हो गया था कि जेम्स ब्रिटिश सैनिक है। इसके बाद वह डेनी की तरफ बढ़ता है। डेनी रूसी बोलकर खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी भाषा उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए वह भी पकड़ा जाता है। तभी अधिकारी घास में भाला मारकर चेक करने लगता है जिससे छिपे हुए कैदी खुद ही बाहर निकल आते हैं। असल में जर्मनों को पहले से अंदाजा था कि नए कैदी आते ही भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए वे पूरी तरह तैयार थे। दूसरी तरफ हिल्स अब सुरक्षा वाली तार के पास पहुंच चुका होता है। वह ध्यान देता है कि काफी देर से ऊपर खड़े गार्ड्स ने उसे नोटिस नहीं किया, यानी वो ब्लाइंड स्पॉट सच में काम कर रहा था। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक उसे देख लेता है और चिल्लाने लगता है। ऊपर से हिल्स पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस पर हिल्स तुरंत बहाना बनाता है और कहता है कि वह तो बस अपनी गेंद लेने आया था। थोड़ी ही देर में वहां और जर्मन सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं और आखिर में कमांडर वॉन लूगर भी आ पहुंचता है। वह सीधे हिल्स से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। पहले तो हिल्स थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर सच बता देता है कि वह यहाँ ब्लाइंड स्पॉट चेक करने आया था। यह सुनकर वॉन लूगर उसे याद दिलाता है कि वह एक अमेरिकन पायलट है जो पहले ही 18 बार जेल से भागने की कोशिश कर चुका है। हिल्स इसका जवाब भी काफी बेपरवाही से देता है जिससे कमांडर गुस्सा हो जाता है और उसे 20 दिन के लिए अकेले कमरे में बंद करने की सजा दे देता है। उसी समय एक और कैदी बीच में बोल पड़ता है, इसलिए उसे भी वही सजा मिलती है। अब दोनों को अलग अलग कमरों में डाल दिया जाता है। वहां रहते हुए वे दीवार के जरिए बात करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो जाती है। इसी बीच जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम कैप्टन रॉजर होता है। उसे देखकर उसके साथी खुश तो होते हैं लेकिन किसी को शक ना हो इसलिए वे उससे दूर ही रहते हैं। दूसरी तरफ रॉजर को कमांडर के ऑफिस में ले जाया जाता है। वहां एक अधिकारी उसे पहचान लेता है और कमांडर को बताता है कि इस आदमी पर खास नजर रखी जानी चाहिए। वह कहता है कि रॉजर कैदियों का लीडर है और हमेशा ग्रुप बनाकर भागने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि रोजर एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। इस ग्रुप के ज्यादातर लोग उसी जेल में मौजूद हैं और एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इनका मकसद बार बार भागना होता है ताकि दुश्मन
दुश्मन को उन्हें पकड़ने में ज्यादा संसाधन खर्च करने पड़े। रोजर चार्ली को अपना प्लान बताता है। वह कहता है कि इस बार सिर्फ खुद नहीं बल्कि लगभग 250 कैदियों को साथ लेकर भागना है। यह सुनकर चार्ली को यह प्लान नामुमकिन लगा है, लेकिन रोजर अपने फैसले पर कायम रहता है और रात में मीटिंग रखने को कहता है। रात होते ही सभी कैदी इकट्ठा होते हैं। रोजर बताता है कि वे लोग एक लंबी सुरंग खोदकर यहाँ से निकलेंगे। बॉर्डर के सबसे करीब कमरा नंबर 104 है, लेकिन खुदाई कमरे नंबर 105 से शुरू की जाएगी ताकि शक न हो। यह सुनकर बिल कहता है कि इसका मतलब बहुत लंबी सुरंग बनानी पड़ेगी। रोजर समझाता है कि पहले नीचे की ओर सुरंग बनाई जाएगी जिससे ऊपर आवाज नहीं जाएगी, और इस बार एक नहीं बल्कि 3 सुरंग बनाई जाएंगी जिन्हें टॉम, डिक और हैरी नाम दिया जाएगा ताकि बात करते समय कोई समझ ना सके। तभी कॉलिन आता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। वह नकली दस्तावेज बनाने में माहिर होता है। वह कहता है कि भागने के बाद असली चुनौती जर्मनी से बाहर निकलने की होगी, जिसके लिए फर्जी कागज और कपड़े तैयार करने होंगे। इसके बाद रोज सबको अलग अलग काम देता है और एक ऐसा सिग्नल सिस्टम बनाने की बात करता है जिससे गार्ड्स के आते ही तुरंत काम रोक दिया जाए और किसी को सुरंग के बारे में पता ना चले। अगले दिन एक कैदी सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ एक जर्मन सैनिक के साथ हल्की सी गड़बड़ी होती है और बाकी कैदी जानबूझकर वहाँ भीड़ लगा देते हैं। असल में यह सब पहले से बनाया हुआ प्लान होता है ताकि गार्ड्स का ध्यान भटकाया जा सके। इसी दौरान हैंडल चुके से जर्मन गाड़ी के नीचे जाकर वहाँ से लोहे का सामान निकाल लेता है और खिड़की के जरिए अपने साथियों को पकड़ाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और आसपास कोई जर्मन सैनिक दिखाई नहीं देता। इसे देखकर बाहर खड़े कैदी इशारे करने लगते हैं। अपने साथियों को पकड़ाता है तो कोई हल्की हरकत से संकेत देता है। रूम नंबर 105 के पास खड़ा कैदी नाक से आवाज करके अंदर वालों को सिग्नल देता है कि अब रास्ता साफ है। यह समझते ही अंदर मौजूद कैदी तुरंत सुरंग खोदने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ डैनी और बिल फर्श की टाइल हटाते हैं और स्टोव को चालू रखते हैं ताकि बाहर धुआं निकलता रहे और जर्मन सैनिकों को लगे कि वे बस अपने काम में लगे हुए हैं। जिसके बाद डैनी उस जगह को मार्क करता है और उसमें 17 लिख देता है, क्योंकि यह उसकी 17वीं सुरंग होती है। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से खुदाई शुरू करता, खिड़की पर खड़ा साथी सिग्नल देता है। उस सिग्नल को सुनकर बाहर खड़ा कैदी उसी लोहे को जोर जोर से ठोकने लगता है जो हैंडल चुरा कर लाया था। इस आवाज के बीच डैनी आराम से सुरंग खोदना शुरू कर देता है ताकि असली आवाज छिपी रहे। इसी बीच जेम्स अंदर आता है और अपने कोट के अंदर छिपाई हुई एक टाइल निकालता है। वे लोग वॉशरूम का ड्रेन खोलते हैं और उस टाइल को वहां फिट कर देते हैं। जैसे ही वह टाइल हटती है तब पता चलता है कि सिंक के नीचे एक दूसरी सुरंग भी तैयार की जा रही है। डैनी उस सुरंग के अंदर जाकर फिर से खुदाई करने लगता है। तभी सिग्नल के जरिए उन्हें पता चलता है कि जर्मन अधिकारी चेकिंग के लिए आने वाले हैं। यह सुनते ही डैनी तुरंत अपना छेनी और हथौड़ा सुरंग के अंदर फेंक देता है और ऊपर से टाइल को ठीक से लगा देता है। इसके बाद सभी लोग सिंक को पहले जैसा सेट कर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं ताकि सब कुछ सामान्य लगे। फिर डैनी नहाने के बहाने वहां चला जाता है। असल में वह अपने शरीर से मिट्टी साफ कर रहा होता है जो खुदाई के दौरान लगी थी। इसी समय एक जर्मन अधिकारी वहां आता है और ठीक उसी जगह के ऊपर खड़ा हो जाता है जहां नीचे सुरंग बनी होती है। बिल भी पास में सफाई करने का नाटक करता रहता है ताकि किसी को शक न हो। उस अधिकारी को कुछ भी पता नहीं चलता और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन जब डैनी फिर से खुदाई करता है तो काफी ज्यादा मिट्टी निकलती है। अब यह उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि अगर मिट्टी ऐसे ही जमा होती रही तो एक दिन वे जरूर पकड़े जाएंगे। यानी अब उनका सबसे बड़ा काम था इस मिट्टी को बिना किसी को शक हुए हटाना। इसी दौरान एरिक में कमरे में आता है और बताता है कि उसने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। वह अपने गले में एक शॉल पहनता है जिसके अंदर छोटे छोटे बैग छिपे होते हैं। एरिक समझाता है कि खुदाई के बाद हर कैदी इन बैग्स में मिट्टी भरकर अपने कपड़ों में छिपाकर बाहर लेगा। फिर चलते चलते धीरे धीरे मिट्टी जमीन पर गिरा दी जाएगी जिससे वह फैल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाद में सफाई के दौरान वह मिट्टी आसानी से हटा दी जाएगी और कोई सबूत भी नहीं बचेगा। यह आइडिया सभी को काफी अच्छा लगता है। रोजर कहता है कि इसे पहले टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि वहाँ कुछ कैदी सफाई का काम करते हैं। वे इस प्लान को इस्तेमाल करके मिट्टी को पूरी तरह गायब कर देते हैं ताकि कोई निशान ना बचे। उसी दिन लाइब्रेरियन मैक हैंडली के पास आता है और उसे कुछ जरूरी सामान देता है जो आगे उनके काम आने वाला होता है। तभी हैंडल वहाँ से कुछ ऐसी चीजें निकाल देता है जो सिर्फ जर्मन ही बाहर ले जा सकते हैं। यह देखकर वार्नर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वह इसकी रिपोर्ट करेगा, लेकिन हैंडल उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम आखिर किस बात की रिपोर्ट करोगे? अगर तुम ये बताओगे कि तुम एक कैदी के कमरे में थे तो शक तुम पर ही आएगा और तुम्हें ही सजा मिल सकती है। यह सुनकर वार्नर रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, वह बस यहाँ से जा रहा है, लेकिन हैंडल उसे आसानी से जाने नहीं देता। फिर भी वार्नर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद पता चलता है कि हैंडल ने उसका वॉलेट चुरा लिया था जिसमें उसका ट्रेवल कार्ड और पासपोर्ट भी था। अगले दिन हैंडल यह सब कॉलिन को दे देता है ताकि वह
वह इनके अलग अलग डुप्लीकेट बना सके। यह देखकर रोजर हैंडल की तारीफ करता है क्योंकि यह आसान काम नहीं था। रात को रोजर ग्रिफिथ से मिलता है जिसे कपड़ों की अच्छी जानकारी होती है। ग्रिफिथ रोजर के कहने पर कई कैदियों की यूनिफॉर्म को काट छांट कर बदल देता है जिससे वे अब मिलिट्री ड्रेस जैसी नहीं लगती। अब अगर यह लोग इन्हें पहनकर बाहर जाएंगे तो आम जर्मन नागरिक जैसे दिखेंगे। अगले दिन हिल्स और उसका साथी आइसोलेशन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद रो और लाइब्रेरियन मैक उनसे बात करते हैं। रोअर बताता है कि उसके पास जर्मनी का पूरा नक्शा है और उसे स्टेशन का भी पता है, लेकिन बॉर्डर के उस पार क्या है यह नहीं पता। इसीलिए वह कहता है कि हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो बाहर जाकर वापस आकर जानकारी दे सके। यह सुनकर हिल्स साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर वह बाहर गया तो वापस नहीं आएगा। यह सुनकर रोरर और मैक वहां से चले जाते हैं। रात को वार्नर हैंडली और कॉलिन के कमरे में आता है और कहता है कि उसका वॉलेट शायद यहीं कहीं खो गया है। वह डरता है कि अगर कमांडर को पता चला तो उसे सजा मिल सकती है। हैंडली उसे भरोसा देता है कि वह उसका वॉलेट ढूंढने की कोशिश करेगा, जबकि असल में वह वॉलेट हैंडल के पास ही होता है। यह सुनकर वार्नर धन्यवाद कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ बिल खुदाई की मिट्टी को एक ट्रॉली में भरता है और दूसरी तरफ ले जाकर उसे कपड़ों में छिपा लेता है, यानी सुरंग के अंदर ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी डेनी को बिल की आवाज सुनाई देती है और वह ट्रॉली के जरिए उसके पास पहुंचता है। बिल मिट्टी में फंस गया था लेकिन डेनी उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद रोड बिल से कहता है कि अब से इस काम के लिए उसकी जगह हैंडली को भेजा जाएगा। तब डेनी कहता है कि इस सुरंग को संभाल कर रखने के लिए हमें काफी सारी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन से ही सभी कैदी कहीं न कहीं से लकड़ी का इंतजाम करके नीचे सुरंग तक पहुंचाने लगते हैं। उधर हिल्स बहुत सारी लकड़ी लेकर जा रहा होता है। तभी एक कैदी उस पर कूद कर बैठ जाता है और वह नीचे गिर जाता है क्योंकि हिल्स ने बेड की सारी लकड़ी पहले ही निकाल ली थी। अगले दिन सीनियर कैदी आपस में बात करते हैं कि टॉम नाम की सुरंग को पूरा होने में अब सिर्फ 50 फीट की दूरी बची है। वहीं स्टोव के पास वाली सुरंग का काम भी लगभग पूरा होने वाला होता है। दूसरी तरफ हैंडल को कई फोटो के साथ काम करते हुए दिखाया जाता है। रात में हैंडल, जैक और हिल्स मिलकर आलू से ब्रांडी बनाते हैं और उसका स्वाद भी लेते हैं। अगली सुबह यह तीनों मिलकर अमेरिका का झंडा फहराते हैं और ब्रांडी के साथ जश्न मनाते हैं। असल में आज 4 जुलाई होता है, यानी अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, और इसी दिन ये लोग किचन वाले सुरंग से भागने वाले होते हैं क्योंकि वह सुरंग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। सभी कैदियों को ब्रांडी दी जाती है और सब लोग जश्न मनाने लगते हैं। यहाँ तक कि एक जर्मन ऑफिसर भी उन्हें थोड़ी छूट दे देता है, लेकिन वह चुपके से रूम नंबर 105 में जाकर जांच करने लगता है जहाँ सुरंग बनी होती है। बाहर से यह सब हैंडल देख लेता है और जाकर रोजर को बताता है। रोजर कहता है कि उसे नजरअंदाज करो, अगर हम उसे ध्यान देंगे तो उसे शक हो जाएगा। दूसरी तरफ एक अधिकारी कमरे की जांच करते हुए बेड से कुछ लकड़ी निकालता है, लेकिन उसे यह ज्यादा जरूरी नहीं लगता और वह बाकी कमरों की जांच करके चला जाता है। उसी कमरे में वार्नर एक गिलास में पानी भरता है, लेकिन गलती से गिलास गिर जाता है। जब वह नीचे झुककर देखता है तो पाता है कि स्टोव के नीचे की टाइल ने सारा पानी अंदर खींच लिया। उसे समझ में आ जाता है कि नीचे जरूर सुरंग है। वह तुरंत दूसरे अधिकारी को बुलाता है। बाहर खड़े सभी कैदी घबरा जाते हैं। अधिकारी वहां आकर टाइल हटाता है और सुरंग का पता चल जाता है। यह खबर मिलते ही एब्स, जो भागने के लिए बहुत उत्साहित था, पूरी तरह टूट जाता है। निराश होकर वह सीधे बॉर्डर की तार पार करके भागने की कोशिश करता है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक जर्मन सैनिक मशीन गन से उस पर फायर कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना का सबसे ज्यादा असर हिल्स पर पड़ता है क्योंकि आइसोलेशन के दौरान एब्स ही उसका दोस्त बना था। इसके बाद रोजर कहता है कि अब हैरी सुरंग का काम आगे बढ़ाना होगा। असल में उन्होंने 3 सुरंग इसलिए बनाई थी ताकि अगर एक पकड़ी जाए तो दूसरी से भागा जा सके। रात में हिल्स छिपकर बाहर निकलता है और अपने खोजे हुए ब्लाइंड स्पॉट के पास जाकर तार काटने लगा है, लेकिन अगली सुबह गार्ड्स उस कटी हुई तार को देख लेते हैं और हिल्स को ढूंढकर वापस जेल में ले आते हैं। इसे देखकर एरिक कहता है कि हिल्स को बहुत कुछ प्राप्त रखता है। कहने लगता है कि मागोत देश के बाद भर्ती है, जल्दी पकड़ लिया गया, लेकिन रोजर बताता है कि वह पकड़ा नहीं गया बल्कि अपनी मर्जी से वापस आया है। दरअसल रोजर के कहने पर ही हिल्स एक रात के लिए बाहर गया था ताकि वह बाहर की स्थिति देखकर वापस जानकारी दे सके, क्योंकि रोजर को पता करना था कि जेल के बाहर का इलाका सुरक्षित है या नहीं। इसलिए हिल्स वापस जेल में आकर यह जानकारी देता है। असल में हिल्स ने यह सब अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए भी किया था। कॉलिन का असिस्टेंट नकली पासपोर्ट बनाते समय एक छोटी सी गलती कर देता है, लेकिन भागने जैसे बड़े प्लान में यह छोटी गलती भी खतरा बन सकती थी, इसलिए वह असिस्टेंट दुखी होकर वहां से चला जाता है। अब कॉलिन खुद पासपोर्ट चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर कमजोर होने लगती है और थोड़ी देर बाद वह लगभग कुछ भी देख नहीं पाता। इसके बाद कॉलिन अपने कमरे में जाता है और 5 कदम गिनकर नीचे एक सुई रख देता है। तभी वहां हैंडली आ जाता है और दोनों सोने का नाटक करते हैं। थोड़ी देर बाद रोजर
भी वहाँ आता है और कॉलिन उसके सामने ऐसे दिखाता है जैसे उसकी आंखें ठीक हैं। असल में अगर बाकी लोगों को पता चल जाता कि कॉलिन अब देख नहीं सका तो वे उसे अपने साथ नहीं ले जाते, लेकिन रॉजर को पहले से ही पता होता है कि कॉलिन की नजर जा चुकी है। कॉलिन खुद को सही साबित करने के लिए दरवाजे के पास जाता है। 5 कदम चलकर नीचे रखी सुई उठा लेता है, लेकिन रॉजर उसकी चाल समझ जाता है और उसे दोबारा दरवाजे की तरफ चलने को कहता है। इस बार वह बीच में अपना पैर अजा देता है जिससे कोइन टकरा कर गिर जाता है। तब रॉजर उसे बैठाकर कहता है कि तुम्हें साथ ले जाना बहुत रिस्की है क्योंकि एक अंधे आदमी की वजह से बाकी लोग भी पकड़े जा सकते हैं। यह सुनकर हैंडली आगे आता है और कहता है कि कॉलिन की जिम्मेदारी वह लेगा। वह वादा करता है कि जेल से बाहर निकलने से लेकर दूसरे देश पहुंचने तक वह कॉलिन के साथ रहेगा और जब तक वह साथ है कॉलिन सुरक्षित रहेगा। आखिरकार वह रात भी आ जाती है जिसका सभी कैदी इंतजार कर रहे थे। जाने से पहले सुरंग में ट्रॉली और लाइट का इंतजाम कर दिया जाता है ताकि 300 फीट लंबी दूरी में आसानी से लोगों को अंदर बाहर ले जाया जा सके, लेकिन लैंप की वजह से सुरंग के अंदर काफी गर्मी भी हो रही थी। अब सीन मैक और रॉलर पर आता जो वॉशरूम के नीचे बनी सुरंग में जाते हैं जिसे हैरी नाम दिया गया था। इस सुरंग के अंदर डैनी अजीब व्यवहार करने लगता है। स्पष्ट है कि एक साथ 3 सुरंग बनाने के कारण उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था। डैनी को सबसे पहले बाहर जाना था, लेकिन अचानक वह मना कर देता है और सुरंग से बाहर आ जाता है। तब रोजर बिल को बाहर भेजता है ताकि वह डैनी को संभाल सके। इसके बाद रोजर और मैक ट्रॉली के जरिए सुरंग के दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। वहां ऊपर की तरफ हिल्स खुदाई कर रहा होता है। जब हिल्स ऊपर जाकर बाहर का हाल देखता है तो वह चौंक जाता है। वह वापस आकर रोजर को बताता है कि सुरंग जंगल से लगभग 20 फीट पहले ही खत्म हो रही है, मतलब बॉर्डर पार करने के लिए अभी भी खुला इलाका पार करना पड़ेगा जहां गार्ड्स आसानी से देख सकते हैं। यह सुनकर एक आदमी रोजर से कहता है कि प्लान को रोक देना चाहिए क्योंकि अगर सुरंग सीधे जंगल तक जाती तो इतने सारे लोगों को बाहर निकलते हुए कोई नहीं देख पाता। लेकिन रोजर कहता है कि नकली डॉक्यूमेंट्स पर आज की ही तारीख है, इसलिए यह प्लान आज ही करना होगा। तभी हिल्स वापस आता है और एक नया आइडिया देता है। यह सुनकर रोजर करीब 30 फीट लंबी रस्सी का इंतजाम करवाता है। फिर जब जर्मन गार्ड्स का ध्यान कहीं और होता है तो हिल्स सुरंग से बाहर निकलता है और उसके बाद 2000 आड़ देना तक रस्सी को एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वह वहीं छिपकर गार्ड्स पर नजर रखने लगता है। जैसे ही जर्मन ऑफिसर इधर उधर देखने लगते हैं, इस द रस्सी हिल्स रस्सी को हिलाकर सिग्नल देता है जिससे टनल के अंदर वाले समझ जाते हैं कि बाहर निकलने का यही सही मौका है। इसी तरह एक एक करके कई कैदियों को नकली डॉक्यूमेंट्स और बदले हुए कपड़ों के साथ जेल से बाहर भेजा जाता है। दूसरी तरफ किसी तरह समझाकर डैनी को भी टनल के अंदर लाया जाता है। असल में टनल के अंदर की तंग जगह से उसे घुटन होने लगी थी जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। अब बारी हैंडली और कॉलिन की आती है, लेकिन तभी जर्मन सैनिक सायरन बजा देते हैं। इस सायरन का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए बिजली जाने वाली है। कैदी इस मौके का फायदा उठाते हैं और अंधेरे में आसानी से बाहर निकलने लगते हैं। इसी दौरान डैनी और बिल्ली भी अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं। बिजली वापस आने के बाद मैक और रोजर भी बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी एक आदमी बाहर निकलते समय गिर जाता है और उसकी आवाज पास के जर्मन सैनिक सुन लेते हैं। एक जर्मन सैनिक टॉर्च लेकर जांच करने आता है जबकि वह आदमी वहीं पास में छिपा होता है। दूसरी तरफ टनल के अंदर अगला कैदी घबराया हुआ होता है कि वह बाहर जा पाएगा या नहीं, लेकिन अंधेरे की वजह से सैनिक उसे देख नहीं पाता। इसी बीच घबराहट में अगला कैदी बिना सिग्नल के ही बाहर निकल आता है और इस बार जर्मन इंस्पेक्टर उसे देख लेता है। यह सब देखकर हिल्स भी वहां से भाग जाता है और बाकी बचे हुए कैदी खुद ही वापस टनल के अंदर लौटने लगते हैं क्योंकि अब राज खुल चुका था। अगले दिन जर्मन पुलिस उन 63 कैदियों को ढूंढने का आदेश देती है जो रात में भाग गए थे। दिखाया जाता है कि भागे हुए कैदी अलग अलग हो गए थे क्योंकि साथ रहने पर पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। रोजर, मैक, एरिक, हैंडली और कॉलिन लंदन जाने वाली ट्रेन में अलग अलग डिब्बों में चढ़ते हैं। इधर हैंडली देखता है कि कुछ जर्मन लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। वह एरिक को इसके बारे में बताता है, लेकिन एरिक घबराता नहीं क्योंकि उसके पास नकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अदर जर्मन भाषा भी आती है। वहीं हैंडली और कॉलिन ट्रेन से उतरकर भाग जाते हैं। जब जर्मन ऑफिसर एरिक के पास आते हैं तो वह उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और आराम से बात करता है जिससे उन्हें कोई शक नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रेन चेकिंग के लिए रुकती है। इस ट्रेन में रोजर और मैक भी होते हैं। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर स्टेशन पर रोजर को पहचान लेता है। यह देखकर एरिक समझ जाता है कि अब खतरा बढ़ गया है, इसीलिए वह उस इंस्पेक्टर को गोली मार देता है। इससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर रोजर और मैक वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एरिक को एक पुलिस अधिकारी गोली मार देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सीन जेम्स पर आता है जो एक आदमी की साइकिल चुराकर जर्मनी से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हिल्स सड़क पर एक तार बांध देता है जिससे एक जर्मन सैनिक की बाइक टकराकर गिर जाती है। हिल्स उस सैनिक के कपड़े और बाइक लेकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा अधिकारी उससे उसकी पहचान मांगता है जिससे हिल्स को शक हो
जाता है और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह एक जगह छिपकर अपने कपड़े बदलने के लिए रुकता है। वहीं पर हम कॉलिन और हैंडली को देखते हैं। यह दोनों एक फाइटर प्लेन लेकर उड़ जाते हैं और यह देखकर हेडक्वार्टर के ऑफिसर इसकी शिकायत कर देते हैं। आसमान में हैंडली कॉलिन से कहता है कि बस 20 मिनट बाद हम स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे। यह सुनकर कॉलिन को राहत मिलती है, लेकिन तभी प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें कॉलिन की मौत हो जाती है। अब सीन हिल्स पर आता है। हिल्स जर्मन ऑफिसर्स से बचते हुए काफी देर तक भागता रहता है और इस दौरान कई खतरनाक स्टंट भी दिखते हैं जो उस समय के हिसाब से बहुत जोखिम भरे थे। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक उसकी बाइक पर गोली चला देता है, जिससे वह बुरी तरह गिर जाता है और पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जेम्स को दिखाया जाता है जो एक ड्रिंक शॉप के मालिक से मिलता है। वह लोग असल में ब्रिटिश होते हैं और कई सालों से जर्मनी में रह रहे थे। वे जेम्स की स्थिति समझते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ कैदी भी छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर एक पुलिस ऑफिसर उन कैदियों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन कुछ लोग जर्मन भाषा जानने की वजह से बच निकलते हैं। फिर भी ज्यादातर कैदी पकड़े जाते हैं। रोजर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जहां वह रुकता है वहां पहले से एक जर्मन ऑफिसर मौजूद होता है जो उसे पहचान लेता है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 3 कैदी ही बच पाते हैं, बाकी सभी पकड़ लिए जाते हैं। जिसके बाद सभी पकड़े गए कैदियों को एक गाड़ी में भरकर कहीं ले जाया जाता है। वे कैदी खुश होते हैं। आज जाता है कैदी ही बच पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगली बार वे अपनी गलतियां सुधार पाएंगे। लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी जाती है। एक ऑफिसर कहता है कि आगे जाने से पहले उन्हें नीचे उतरकर थोड़ी देर लाइन में खड़ा होना होगा। सभी कैदी नीचे उतरते हैं। तभी रोजर मैक से कहता है कि वह आज जितना खुश है उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन तभी गोलियों की आवाज आती है। एक सरकारी अधिकारी सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देता है। अगले दिन चार्ली वैन लूगर के ऑफिस में आता है। वैन लूगर थोड़ी झिझक के साथ बताता है कि जो 50 कैदी भागे थे उन्होंने रास्ते में भागने की कोशिश की, इसलिए पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया और बाकी बचे 13 में से 10 कैदियों को पकड़ लिया गया है, जिन्हें वापस जेल लाया जाएगा। असल में उस समय जर्मनी में इस तरह की हत्याओं को ही एनकाउंटर कहा जाता था। वैन लूगर भी जानता था कि यह सच में एनकाउंटर नहीं बल्कि सीधी हत्या थी। इसके बाद सीन उन बचे हुए कैदियों पर आता है। 2 कैदी किसी तरह एक बोट तक पहुंचते हैं और वहां से दूसरे देश जाने वाली शिप पकड़ लेते हैं। वहीं उनकी मुलाकात जेम्स से होती है, जिसे पहले ही सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। यानी 63 कैदियों में से सिर्फ यही 3 लोग भागने में सफल होते हैं। इसके बाद बाकी 10 कैदियों को वापस जेल लाया जाता है और हिल्स को, जिसने भागते समय काफी परेशानी खड़ी की थी, दोबारा आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपको भी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।